नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अब रिया अब उन्हीं पलों को याद करती है जब अनिका तीनों ही बच्चों को नेत्रा के साथ यहाँ पर अपने दुश्मनों से छुड़ा कर ले आई थी, क्योंकि उसके बदले में उसने यहाँ पर उन तीनों लोगों को छोड़ा था और किंग अब यहाँ पर बहुत ही गुस्सा थे। और साथ के साथ अब वो यहाँ पर अनिका को भी कहते हैं कि अनिका तुम्हारी भी यही पनिशमेंट होगी कि जब तक रोहित को कुछ याद नहीं आ जाता तब तक तुम उससे बिल्कुल भी नहीं बताओगी तो कि इन 5-6 सालों में तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता था। ये सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है लेकिन ये तो अनिका के लिए भी एक पनिशमेंट हो गई, क्योंकि अनिका ने तो कोई गलती भी नहीं की है। तो अब यहाँ पर किंग गुस्से में स्वाति मल्होत्रा से कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम जाओ और जाकर रोहित को सब कुछ बता दो। फिर रोहित के रिएक्शन का अंदाजा तो तुम्हें होगा ही ना। और ये कहते हुए ही किंग अब फिर से रिया की तरफ देखते हुए कहते हैं जब जब तुम्हारे डैड की याददाश्त आ जाएगी और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तब पेरिस आ जाना। तब तक तुम लोग यहीं पर ही रहोगे, तब तक तुम वहां नहीं जा सकते। और ये कहते हुए ही किंग अब वहां से गुस्से में जाने लगते हैं, क्योंकि किंग ने साफ साफ कह दिया था अब यहाँ पर तीनों ही बच्चों को और साथ के साथ अनिका को भी अब बस इसी पल का इंतजार था कि रोहित की याददाश्त कब आएगी। तो वहीं रिया को वैसे बिल्कुल रोता हुआ देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है रिया बेटा, शरारत मंजूर है लेकिन लापरवाही नहीं। इसलिए आप तीनों को अगर कुछ हो जाता तो सोचो हम क्या करते, क्योंकि जब आप तीनों को मना कर दिया गया था कि आप यहाँ इस होटल से कहीं भी बाहर नहीं जाओगे तो आप लोग क्यों गए, क्योंकि शैतानी की भी एक हद होती है। लेकिन जो काम आप लोगों ने किया है वो शैतानी नहीं, एक लापरवाही थी, क्योंकि उस लापरवाही के बदले कुछ भी तो हो सकता था। आप तीनों की ही जान खतरे में थी। अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है लेकिन नानी माँ, मैं तो बस डैड को ढूंढने के लिए ही तो वहाँ पर गई थी। आप मेरी बात को तो सुनने की कोशिश कीजिए ना, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। और मैं तो बस डैड की याददाश्त को वापस लाना चाहती थी कि किसी भी तरह से उनकी याददाश्त भी वापस आ जाए। नानी माँ, मेरी गलती नहीं है, मैंने बुरा तो नहीं सोचा था, लेकिन हाँ उसके बाद जो कुछ भी हो गया वो सच में बहुत ही बुरा था। लेकिन देखिए ना, वो लाल फूल से भी डैड की याददाश्त नहीं आई। अब क्या करूँगी मैं, क्योंकि अगर डैड की याददाश्त ही नहीं आएगी तो कब तक अब हम इसी पनिशमेंट को झेलते रहेंगे। रिया की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब रिया को ज्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि रिया अभी भी अपनी उसी बात पर कायम थी। तो वो यहाँ पर अनिका की तरफ देखकर कहती है अनिका देखो, मैं पेरिस से मैं पेरिस से जाना चाहती हूँ कुछ देर बच्चों के साथ, इसलिए पेरिस जाने से पहले मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। इसलिए अभी जब तक मैं बच्चों के साथ यहाँ पर हूँ जाकर तुम भी आराम कर लो। वो क्या है ना कि रोहित के किडनैप होने से लेकर अब तक तुम बिल्कुल भी सोई नहीं हो, तुम काफ़ी थकी हुई हो, इसलिए तब तक तुम थोड़ा सा आराम कर सकती हो, तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है माँ क्या आप श्योर हैं? आप श्योर तो है ना कि नानी माँ मर चुकी हैं? मेरा मतलब है कि रानी अवंतिका क्या आप अभी भी यही कहेंगी? अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है पता नहीं अनिका, सच कहूँ तो मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो मर चुकी है या वो अभी भी जिंदा है। स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है मैं एक बार मिस्टर मारवा को देख कर आती हूँ। अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है अपना सर्जिकल मास्क लगा कर ही जाना अनिका, वो क्या है ना कि वो तुम्हें अपने डॉक्टर ही समझता है, इसलिए अब बिना मास्क के उसके सामने बिल्कुल भी मत जाना। मैं नहीं चाहती कि अब तुम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा हो, क्योंकि वो मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें फिर से नफरत करे। इस बात पर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा भी यहाँ पर अनिका के जाने के बाद अब बच्चों से कहती है एक पनिशमेंट आपको बड़ी ने दी है ना, तो अब एक पनिशमेंट आपको आपकी नानी माँ भी देगी, क्योंकि आपने अपने बड़ी के साथ साथ अपनी नानी माँ को भी हर्ट किया है। तो बस इसीलिए, क्योंकि ये पनिशमेंट अब आप तीनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
जैसे ही स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर बच्चों से ये कहती है तो ये सुनते ही तीनों बच्चे अब एक दूसरे को देखने लगते हैं कि बड़ी ने तो उन्हें कितनी बड़ी पनिशमेंट दे ही दी थी। आखिर अब उनकी नानी माँ उन्हें कौन सी पनिशमेंट देगी, पता नहीं। वो आंखों में एक दूसरे से इशारा करते हैं। इधर अपने ख्यालों में ही खोई हुई रिया अब अपने सेंस में तब आती है जब जब उसे यहाँ पर सनी की आवाज़ आती है, जो कि अभी भी रिया को कह रहा था आ जाओ बच्चों, कुछ खा लो, भूख लगी होगी ना। अब यहाँ पर सनी की ये बात सुनते ही यहाँ पर बच्चे बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो अब उन्हें देखकर अब सनी कहता है, ये देखो मैंने आप लोगों के लिए देसी पैनकेक बनाया है, आप लोगों को शायद ये अच्छा लगेगा। सनी की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, देसी पैनकेक वो क्या होता है सनी चाचू। रिया की इस बात पर अब यहाँ पर इससे पहले सनी कुछ भी कहता कि आर्यन कहता है, अरे रिया चाचू ने चीला बनाया है एंड आई एम सॉरी, उसके साथ वो मोमो वाली चटनी भी बनाई होगी, कितनी स्पाइसी होती है ना वो। आर्यन की इस बात पर अब रिया कहती है, अच्छा हुआ, और वैसे भी इस चीले में तो सच में बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, तो कुछ तो स्पाइसी होना ही चाहिए था ना। अब तो सच में बहुत ही मज़ा आएगा मुझे तो। और इधर रिया की ये बात सुनते ही अब सनी बच्चों को एक प्लेट में उनके लिए उनका खाना दे देता है। तो वहीं बच्चे भी अब बड़े ही ध्यान से अभी चिल्ला को एंजॉय करते हैं। तो अब यहाँ पर खाने को एंजॉय करते हुए रिया कहती है, आर्यन कल मैं मम्मा को एग रोल बनाने के लिए कहूँगी, तुम खाओगे ना। अब रिया की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर आर्यन कहता है, हाँ रिया खा तो लूँगा मैं, बस वो रोल मैदे की जगह आटे का होना चाहिए। आर्यन की ये बात सुनते ही अब प्रिया कहती है, इससे अच्छा तो फिर यही रहेगा आर्यन कि तुम रोटी सब्जी ही खा लो, क्योंकि अगर तुम्हारे इतने ही ड्रामे हैं कि आप तुम्हें मैदे का न खाकर तुम्हें आटे का खाना है, तो तुम अपनी रोटी सब्जी ही खाओ। जहाँ एक तरफ बच्चे अब एक दूसरे के साथ खट्टी मीठी नोकझोंक कर रहे थे, तो वहीं इधर दूसरी तरफ पेरिस से थोड़ा सा दूर बने एक ब्लैक पैलेस में एक रूम में यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा, धर्मराज मारवा और देवराज गुलेरिया और उनके साथ दिव्यांशी, ये चारों ही यहाँ पर एक कमरे में खड़े हुए थे। वो सभी यहाँ पर एक दूसरे को ही देख रहे थे। इधर अब यहाँ पर कुछ देर तक एक दूसरे को घूर कर देखने के बाद अब देवराज गुलेरिया कहता है, आखिर ये अंजलि कहाँ मर गई है। अरे पिछले 5 महीनों से मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो आखिर गायब हुई तो हुई कहाँ पर। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पर वो छिप सकती है जो मेरी नज़रों से दूर है। और दूसरी बात कि वो फाइटर कौन थी जो उसे बचाने के लिए आई थी। मैं तो अब तक उस फाइटर तक भी नहीं पहुँच पाया हूँ, और वो भी हमारे आदमियों से। ये सुनते ही अब यहाँ पर दिव्यांशी कहती है, मैं कुछ समझी नहीं, तुम किस दिन की बात कर रहे हो, जरा खुल कर बताओ, हमें भी तो पता चले कि आखिर तुम कौन से दिन की बात कर रहे हो। उस समय हम कहाँ पर थे। दिव्यांशी की इस बात पर अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, कुछ खास नहीं है दिव्यांशी, वैसे तुम तीनों को कुछ भी याद नहीं है। इस बात पर अब दिव्यांशी कहती है, नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो याद करने लायक हो, क्योंकि मैं कितने ही बार अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि जो मुझे याद करना चाहिए। ये सुनते ही अब देवराज गुलेरिया अब उस रूम की बालकनी में चले जाते हैं, और अब वो वहाँ से खड़े होकर अब अपने मन में ही सोचते हैं, हर हाल में राजीव को अपनी टीम में शामिल करना होगा। इधर शीला और महेंद्र का लॉस काफ़ी है। एक तो शीला जो हमारे लिए इतना सारा काम करती थी, शीला अब इस दुनिया में नहीं रही, तो महेंद्र भी हमारे लिए एक बहुत ही काम आने लायक था। लेकिन क्योंकि अब शीला और महेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो बस अब किसी भी तरह से हमें राजीव को यहाँ पर अपनी दुनिया में वापस लेकर आना होगा। इस टीम अब ये हमारी टीम अब यहाँ पर राजीव को खोना अब किसी भी हालत में अफोर्ड नहीं कर सकती है। वो बेवकूफ़ शीला ने आकाश और आलिशा को मार दिया। बेवकूफ़ औरत, सच में वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ औरत है। अरे वो अपनी फितरत नहीं बदल सकती थी। आज अगर आलिशा और आकाश सच में जिंदा होते तो अनिका के साथ मिलकर हम एक पावरफुल ड्रग मिलकर बना सकते थे। हमने नहीं सोचा था कि जब हम यहाँ पर किंग की कैद से बाहर निकल कर आएंगे तो हमें ये सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास एक सुनहरा अवसर आने से पहले ही रुक गया। अगर उस समय शीला अपने आप को कंट्रोल कर लेती, और उस समय अगर वो आकाश और आलिशा को नहीं मानती
होती तो आज हम अपने उस पावरफुल ड्रग के बिल्कुल और भी पास होते। वैसे सच कहूँ तो मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इस राजेश्वर ने यशपाल को ये सच क्यों नहीं बताया है कि हमारे तीनों लोग हमारे पास आ गए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसके पास तो हैं, लेकिन अभी तक ये सच यशपाल अग्रवाल को पता ही नहीं चला है कि हम अब किंग की कैद में नहीं हैं, बल्कि हम अभी राजेश्वर पीरामल के पास हैं। आखिर इस गधे को इतना भी नहीं पता है कि अगर यशपाल अग्रवाल को बाद में पता चला ना तो वो उस राजेश्वर पीरामल की जिंदगी में तूफान ले आएगा। इसे यशपाल अग्रवाल के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। ये भले ही अपने आप को सर्जी समझते हैं, लेकिन इसे अभी भी यशपाल अग्रवाल की ताकत का अंदाजा नहीं है। वो इसे मिट्टी में मिलाने के लिए ज़्यादा देर तक नहीं सोचेगा। ये सच कहूँ तो आग से खेल रहा है। और वैसे भी जिस इंसान ने अपने बाप को मारने में एक पल भी नहीं गंवाया है, उसे इस राजेश्वर को अपने रास्ते से हटाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये राजेश्वर सच में कितना पागल इंसान है। और वैसे भी वो राजेश्वर को एक मोहरे की तरह ही इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ राजेश्वर को ये लग रहा है कि वही यहाँ पर इनका हेड है, वही सरजी हैं, तो जबकि असली मास्टरमाइंड तो वो है। लेकिन इस बेवकूफ़ को ये सब कौन समझाए। यहाँ देवराज अभी अपने ही ख्यालों में थे कि तभी अब उसके कानों में भी यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा की आवाज़ आती है, जो कि भी यहाँ पर एकदम से ही चिल्लाकर कहते हैं, मिल गया सूर्या को ठीक करने का राज। अब जल्दी से सूर्या भी ठीक हो जाएगा। इधर जैसे ही यशवंत मल्होत्रा ने ये बात कही, ये सुनते ही अब देवराज गुलेरिया जब वापिस से उस रूम के अंदर आते हैं जहाँ पर अभी ये तीनों ही थे, तो वो देखते हैं कि यशवंत मल्होत्रा के हाथ में यहाँ पर एक बुक थी। उस बुक को देखकर अब वो यहाँ पर कहते हैं, क्या हुआ है, क्या राज मिला है तुम्हें? हाँ, कैसे सूर्या ठीक हो सकता है? क्या तुम कुछ आगे बताओगे? इधर देवराज गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब यशवंत मल्होत्रा अब उस बुक को यहाँ पर एक सेंटर टेबल पर रख देते हैं। और उसे रखने के बाद अब कहता है, आओ इधर आओ और इधर आकर देखो, ये एक गोल्डन फ्लावर है और ये एक ऐसी किस्म का फूल है। ये फूल हर जगह नहीं मिलता है। और हाँ, इसकी खासियत यही है कि ये फूल हर तरह के जहर को आसानी से निकाल देता है। इसी गोल्डन फ्लावर की वजह से ही हम अब सूर्या को बचा सकते हैं। इधर यशवंत मल्होत्रा की इस बात पर अब देवराज गुलेरिया, जो कि अभी भी उस फूल को ही इस बुक में बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, अब वो कहते हैं, मैंने इन फूलों को तुम्हारे कुलदेवी के मंदिर में देखा था जब हम एक बार वहाँ पर गए थे। ये सुनते ही यहाँ पर दिव्यांशी कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मल्होत्रा परिवार के कुलदेवी के मंदिर में, एम आई राइट? इस बात पर अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और कहते हैं, हाँ, मैंने वहीं पर इन्हें देखा था और वो धर्मराज के बेटे को ढूंढने के लिए मैं दोबारा उस मंदिर के उस रूम में गया था। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये वही फूल था। और जितना मुझे याद है, गोल्डन ड्रग को बनाने का अनाउंसमेंट जब किंग ने किया था कि वो गोल्डन ड्रग बना रहे हैं, तो उस ड्रग का मेन इंग्रेडिएंट तो ये फूल ही था। मुझे अच्छी तरह से इस बात के बारे में पता है। किंग को उस ड्रग को बनाने में इतना टाइम इसलिए लगा था क्योंकि अब यहाँ पर देवराज ने क्योंकि ही कहा था, इतना कहा ही था कि तभी उनके कानों में एक आवाज़ आती है, क्योंकि ये फूल हर जगह नहीं मिलते हैं, इसलिए इस फूल का मिलना काफ़ी मुश्किल है और ये फूल सिर्फ लिमिटेड ही होता है। और सच कहूँ तो हर 5 साल में खिलते हैं। जैसे ही सभी ने भी यहाँ पर उस दिशा की तरफ देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि सरजी खड़े थे। सरजी यहाँ पर अभी देवराज गुलेरिया की इस बात को पूरा कर देते हैं। इधर सरजी को देखकर अब यहाँ पर दिव्यांशी कहती है, आपको मेरे और अवंतिका के वफादारों के बीच में नहीं आना चाहिए था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आप उस समय हमारे बीच में आए। मैं उनके मुंह से किसी भी तरह से उन बातों को निकलवा सकती थी। सरजी को यहाँ पर देखकर दिव्यांशी को फिर से अपनी वही बातें याद आ गई जब सरजी ने उसे धमकी दी थी। इधर दिव्यांशी की इस बात को सुनकर अब सरजी कहते हैं, तुम्हें पक्का यकीन है दिव्यांशी कि महारानी के होते हुए वो रानी मर चुकी होगी? हाँ, इस बात पर तो वहाँ पर खड़े सभी अब हैरानी से बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। इधर उसकी इस बात को सुनने के बाद दिव्यांशी तो अब अपने गुस्से को ही कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि उसे सरजी को देखकर अभी भी बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि किस तरह से उन्होंने उसके वफादार
वफादारों को टॉर्चर करने से रोक दिया था। ये बात अभी भी उसकी बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन वो यहाँ पर सर जी के सामने कुछ कर नहीं सकती थी। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो यहाँ पर कहती है, आप 5 लोग मिलकर भी उस रानी को नहीं मार पाए। अरे उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं हो सकती, क्योंकि जब एक औरत किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। वैसे भी हमने खुद उसकी बॉडी को देखा था। इस बात पर अब यहाँ पर सर जी कहते हैं, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने जिसकी बॉडी को देखा था वो सच में रानी अवंतिका की ही बॉडी थी? वैसे मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि डेड बॉडी हमने स्वाति मल्होत्रा की भी देखी थी, लेकिन देखो वो अभी भी जिंदा है। इतने सालों तक हम यही सोच रहे थे ना कि स्वाति मल्होत्रा मर चुकी है, लेकिन फिर वो कैसे जिंदा मिल गई? इसलिए ये सब एक भ्रम भी हो सकता है। वैसे यशवंत, शीला की जगह स्वाति को अपनी टीम में शामिल करो, क्योंकि अब शीला की मौत हो चुकी है। इसलिए जो काम हमारे लिए पहले शीला करती थी वो काम अब हमारे लिए स्वाति मल्होत्रा करेगी, क्योंकि भले ही स्वाति मल्होत्रा की याददाश्त जा चुकी है, लेकिन उसकी काम करने की एबिलिटी, उसकी सोचने की क्षमता तो वैसी ही होगी ना। इधर सर जी की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अब वो हमारे साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी। अरे मैं मानता हूँ वो भले ही मेरी बेटी है और मैं उसका बाप हूँ, लेकिन फिर भी इस रिश्ते के नाते भी वो हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होगी। इसलिए उससे बात करने का मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। यशवंत की इस बात को सुनकर अब सर जी कहते हैं, तो देखो, अगर वो नहीं मान रही तो उसे मनाओ, क्योंकि अब स्वाति को मनाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो प्यार से ना माने तो उसे वैसे ही मनाओ जैसे कि उस किंग ने उसे मनाया था। और हाँ, ये फूल यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक आयरलैंड है, वहाँ पर मिलता है। अगर ये फूल मिल गया ना तो ये सूर्या के लिए किसी अमृत से कम नहीं है, क्योंकि मुझे इस फूल की लोकेशन के बारे में पता है। इस बात पर अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया कहते हैं, ठीक है, फिर तुम इसके बारे में चिंता मत करो, हम इस फूल को तोड़कर यहाँ ले आएंगे, क्योंकि हमें सूर्या हर हाल में सही सलामत चाहिए। इसलिए उस फूल के बारे में अब तुम चिंता मत करो। और हाँ, तुम जरा मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जैसे ही देवराज गुलेरिया ने सर जी से यह बात कही तो ये बात सुनते ही अब सर जी कहते हैं, क्या वो बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है? सर जी की ये बात सुनते ही अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, हाँ बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और ये कहते हुए ही देवराज जब उस रूम से बाहर निकल जाते हैं तो वहीं देवराज को इस तरह से बाहर जाता हुआ देखकर अब सर जी भी अब दिव्यांशी से कहते हैं, देखो अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि उस गोल्डन फ्लावर को कैसे प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पर ला सकती हो। अभी के लिए बाकी सब कामों को छोड़ दो और जरा सी ये भी सोचो कि उस अवंतिका का बेटा यहाँ पर आकर इतनी तबाही ला सकता है, तो उसकी बेटी यहाँ पर आने के बाद कौन सी तबाही लाएगी। सर जी अब यहाँ पर धनंजय पीरामल की ही कहते हैं कि धनंजय पीरामल ने किस तरह से यहाँ पर आकर सूर्या का ये हाल कर दिया। तो वो भी इसी बात की याद दिलाते हुए उसे कहते हैं। ये सुनते हुए यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा भी कहते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि तुम दुश्मनों की तारीफ कर रहे हो या फिर यहाँ की सिक्योरिटी की बुराई, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि धनंजय यहाँ पर आकर सूर्या का ये हाल कर गया, लेकिन ये मत भूलो कि धनंजय दुश्मनों की साइड है और भले ही वो कुछ भी करके गया हो तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपने दुश्मन की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसकी तारीफ कर रहे हो तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि तुम यहाँ की पूरी सिक्योरिटी की भी बुराई कर रहे हो। इधर यशवंत की इस बात को सुनकर अब सर जी कहते हैं, मैं हमेशा से ही अपने दुश्मनों की काबिलियत की तारीफ करता हूँ, क्योंकि जो काबिलियत उनमें है वो सच में काबिल तारीफ है। और ज़रा सोचो, अगर वो ब्लैक कैट नहीं आई होती ना तो क्या होता। इस बात पर अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया कहते हैं, अगर ब्लैक कैट नहीं आई होती तो धनंजय की बॉडी आज भी यहीं पर होती। अब चलें, क्योंकि वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस समय पर ब्लैक कैट यहाँ पर आ गई और वो उसे लेकर चली गई, नहीं तो आज तक उसकी बॉडी यहीं पर सड़ती रहती। यहाँ पर अब देवराज गुलेरिया और सर जी यहाँ से निकल जाते हैं तो वहीं यहाँ पर अब दिव्यांशी उनके जाने के बाद इधर अपनी ही सोच में थी।
तो वहीं अब यशवंत मल्होत्रा अब उस फूल को देखकर, जो कि अभी उस बुक में छिपा हुआ था, उस बुक के प्रिंट को देखकर अब यही सोच रहे थे, ये फूल आखिर हमारे कुल देवी के मंदिर में क्या कर रहा था। इस फूल के बारे में तो या तो कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बता सकता है या फिर कोई साइंटिस्ट ही हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये फूल जरूर अवंतिका ने अपने पास रखे होंगे। क्या वो जिंदा है या फिर वो मर गई है? क्योंकि अगर ये फूल या देवराज ने वहां पर देखा है तो जरूर इसका संबंध अवंतिका के साथ हो सकता है, क्योंकि अवंतिका हमारी कुल देवी के मंदिर में ही हमें मिली थी। क्योंकि उससे पहले तो मैं कितने बार अपनी कुल देवी के मंदिर में गया हूँ, लेकिन मुझे तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी फूल कभी भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ यशवंत मल्होत्रा भी अपनी ही सोच में थे। तो वहीं दूसरी तरफ इधर राजीव गुलेरिया के पैलेस में राजीव गुलेरिया ने यहाँ पर धनंजय को वो लेप लगा दिया था जो यहाँ पर उसके लिए भिजवाया गया था, और अब इस लेप ने अपना असर दिखाना भी धनंजय के ऊपर शुरू कर दिया था। जैसे जैसे यहाँ पर इसका असर शुरू होता है तो धनंजय फिर से एक गहरी नींद में चला जाता है। इधर राजीव अब इस लेप को लगाने के बाद अब अपने हाथ को अब अच्छी तरह से वॉश करने के चला जाता है, और यहाँ पर जब अपने हाथ को धोने के बाद वो वापस यहाँ पर कमरे में आता है तो महेंद्र के पास आकर अब वो कहता है, देखो महेंद्र, मेरे ख्याल से अभी धनंजय को अच्छी नींद लेगा, इसलिए अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक लंबे समय के बाद उसने अपनी आंखें खोली है, तो उसके लिए आराम करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उसकी बॉडी जल्द से जल्द हील हो जाए। ये सुनते ही यहाँ पर महेंद्र पीरामल भी कहते हैं, हाँ चलो राजीव, वैसे भी अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो शायद हम इसकी नींद को ख़राब कर सकते हैं, और वैसे भी अभी हमें आलिशा को भी तो ये गुड न्यूज़ भी तो देनी है ना। देखना जब आलिशा को ये सब पता चलेगा कि उसके धनंजय मामा जी ने अपनी आंखें खोली हैं, वो अपने होश में आ चुके हैं, तो वो सच में काफ़ी खुश हो जाएगी। यहाँ अब एक दूसरे से बातें करते हुए महेंद्र और राजीव दोनों बाहर की तरफ आ जाते हैं। जब वो दोनों बाहर आ रहे थे तो राजीव भी बस अब यहाँ पर इसी बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि राजीव को अभी भी आलिशा की चिंता थी। वो भी यही सोच रहा था कि सच में जब आलिशा को धनंजय के बारे में पता चलेगा तो वो कितनी खुश होगी, क्योंकि इतने महीने से वो बस इसी ही गिल्ट में थी। इधर एक दूसरे से बातें करते हुए वो जैसे ही यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आने के बाद अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, वैसे क्या बात है यार, बड़ी अच्छी महक है। वैसे क्या बन रहा है किचन में? देखो ना, पूरे का पूरा नीचे हॉल में कैसे खुशबू फैली हुई है। इस बात पर अब राजीव कहता है, महक से तो सच में लग रहा है जैसे अंजलि आज यहाँ पर फिश करी बना रही है। अब ये सुनते ही तो महेंद्र पीरामल कहता है, वो तो तेरी फेवरेट है फिर राजीव। इस बात पर अब राजीव कहता है, हाँ वो मेरी फेवरेट है, लेकिन वो आलिशा के लिए बना रही है। अब चलो, और वैसे भी मुझे अनिका के साथ कांटेक्ट करना है। काफ़ी वक्त से उसका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। और वैसे भी अब मुझे उसे धनंजय के बारे में भी तो बताना है कि धनंजय को अब होश आ गया है। राजीव की इस बात को सुनकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है यार? इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता है? क्योंकि अनिका का नेटवर्क तो मिलना ही चाहिए। अनिका के पास तो उसका फ़ोन हमेशा ही तो रहता होगा। इधर अपनी बात कहने के बाद अब महेंद्र पीरामल अब कुछ देर तक सोच में पड़ जाते हैं, ये सोचने के लिए कि आखिर अनिका ऐसी कौन सी जगह होगी जो उसका नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। इधर कुछ देर सोचने के बाद अब यहाँ पर महेंद्र पीरामल फिर से कहता है, एक मिनट राजीव, वो भी मेसरी गाँव, वहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं था ना। देखो, जब हम पिछली बार गए थे तो भी वहाँ पर हमें नेटवर्क का इशू आ रहा था। कहीं मैं जो सोच रहा हूँ वही तो नहीं। इस बात पर अभी यहाँ पर राजीव गुलेरिया कहता है, अरे नहीं, मुझे नहीं लगता महेंद्र कि वो वहाँ पर गई होगी, क्योंकि अनिका का वहाँ पर क्या काम है। और वैसे भी अनिका तो अब मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी को संभाल रही है, मेरे सुनने में आया है। वैसे सच कहूँ तो मुझे हैरानी तो सिर्फ सिद्धार्थ गुलेरिया के ऊपर हो रही है। मुझे सच कहूँ तो मुझे कभी भी सिद्धार्थ से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे तो लगा था कि वो बिल्कुल अपने पापा की तरह एकदम कंफ्यूज माइंडेड ही होगा। मुझे नहीं लगा था कि आकाश की एब्सेंस में, करण की एब्सेंस में वो वहाँ
यहाँ पर इस तरह से गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को संभाल लेगा। खैर सच कहूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, वेरी नाइस। सच कहूँ तो वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उसने गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को काफ़ी अच्छी तरीके से संभाला है। उसने इस बात को पलट दिया कि वो अपने पापा पर तो बिल्कुल भी नहीं है। इधर राजीव की ये बात सुनकर अब महेंद्र पीरामल कहता है कि वैसे तुम्हारा बड़ा भाई किशोर वो कहाँ पर है? मेरा मतलब है कि वो गुलेरिया हाउस में नहीं रहता है ना? इस बात पर अब राजीव कहता है किशोर को तो पापा ने हमेशा से ही उसे अपने मन का करने दिया है। सारे के सारे पाबंद तो बस हमारे ऊपर ही थे ना। यहाँ पर अभी ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी अब यहाँ पर अंजलि मामी आ जाती है और अब अंजलि मामी कहती है, अरे अच्छा हुआ आप दोनों भी यहाँ पर आ गए। चलो अभी दोनों अपना हाथ मुंह धोकर जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठिए। मैं तब तक आलिशा को लेकर आती हूँ। खाना पूरी तरह से तैयार है और अब वो राजीव के बिन और क्योंकि आलिशा को मैं लेकर आती हूँ क्योंकि आलिशा तो राजीव के बिना खाना ही नहीं खाएगी। इधर अंजलि मामी ने ये कहा ही था कि उसकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया कहता है, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन देखो अंजलि, उसे एक गुड न्यूज़ भी देना है। वो क्या है ना कि धनंजय अब ठीक है और सच कहूँ तो अब उसे होश आ गया है। या आलिशा को जरूर बताना। इधर ये सुनते ही तो अंजलि के चेहरे पर एक समाइल आ जाती है और अब वो कहती है, वाव क्या सच में राजीव, धनंजय भाई को होश आ गया? सच कहूँ तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखना, जैसे ही आलिशा को ये खबर पता चलेगी वो उसके चेहरे पर खुशी की लालिमा एक अलग ही होगी। इसलिए मैं अभी के अभी आलिशा को बताती हूँ। वो तो सच कहूँ तो खुशी से नाचने लग जाएगी। और ये कहते हुए ही अंजलि अब यहाँ पर खुश होते हुए आलिशा के रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं इधर एक तरफ जहाँ पर अंजलि आलिशा के रूम में जाते हुए ये सब सोच रही थी कि जब आलिशा को पता चलेगा तो सच में एक पल में ही उसकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में स्वाति मल्होत्रा अब यहाँ पर अपने रूम की बालकनी में खड़ी अभी अपनी ही सोच में थी। स्वाति यहाँ पर कुछ सोच ही रही थी, तभी अब यहाँ पर उसके सामने अब वो गुरुड़ आ जाता है और वो गुरुड़ अब यहाँ पर आने के बाद अब स्वाति के साथ आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करने लगता है। स्वाति ने भी जब यहाँ पर उसके साथ आई कांटेक्ट करने के बाद उसकी बातों को समझने की कोशिश की तो यहाँ पर स्वाति के चेहरे पर एक समाइल आ जाती है और अब वो स्वाति कहती है, क्या सच में धनंजय भाई ठीक है? क्या अब उन्हें सच में होश आ गया? सच कहूँ तो ये तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। वैसे क्या तुमने पता लगाया कि वो डॉक्टर कौन थी जिन्होंने भाई का इलाज किया था, जो टाइम टू टाइम यहाँ भाई के पास उन मेडिसिन को भेज रही थी? इस बात पर वो गरुड़ यहाँ पर फिर से ना में अपना सिर हिला देता है क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने पहले भी गरुड़ से ये सवाल किया था और उसने गरुड़ को ये काम दिया था कि वो उस डॉक्टर का पता लगाए, लेकिन अभी तक गरुड़ भी इस काम को करने में नाकामयाब रहा। इधर गरुड़ के इस रिएक्शन पर अब स्वाति मल्होत्रा भी हैरान हो जाती है कि आखिर गरुड़ इस काम को कैसे नहीं कर पाया, क्योंकि आज तक स्वाति मल्होत्रा ने उसे जितने भी काम दिए थे उसने वो आसानी से कर लिए थे। इसलिए वो यहाँ पर उसे कहती है, मुझे किंग से मिलना है, इसलिए जाओ किंग से कहो कि वो मुझे अपने पैलेस में बुलाए। और हाँ, एक बात ये कि अब बच्चे कैसे हैं? मेरा मतलब है कि रिया ठीक तो है ना, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के वो वहाँ पर कैसे रह रही है? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सच कहूँ तो रिया के लिए तो सबसे बड़ी पनिशमेंट यही है कि वो बिना फ़ोन के वहाँ पर रह रही है। उसका मन तो लग रहा होगा ना वहाँ पर। स्वाति की इस बात पर अब वो गरुड़ स्वाति मल्होत्रा को भीमेश्वरी गांव का सारा हाल बता देता है कि किस तरह से बच्चे वहाँ पर रिया और अलेक्जेंडर अपनी मोम के साथ रह रहे हैं और कैसे आर्यन अपने डैड के साथ। इधर सारी की सारी बातों को सुनने और समझने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ये सब कुछ किंग की वजह से ही हो रहा है। अरे उन्होंने रिया को पनिशमेंट दी, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि रिया की गलती थी तो उसने पनिशमेंट सिर्फ रिया को देनी थी, लेकिन उन्होंने अनिका को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए थी। ये बात तो मुझे आज तक समझ में नहीं है
आई है कि आखिर इसमें अनिका की क्या गलती है और अनिका वो क्यों इतने वक्त से उनकी पनिशमेंट को पूरा कर रही है। अरे हद होती है किसी भी बात की। यहाँ स्वाति अभी अपनी ही सोच में थी, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को काफ़ी बुरा लग रहा था कि किंग के द्वारा दी गई पनिशमेंट को अनिका फिर भी इतनी शिद्दत के साथ उसकी बात को मानकर पूरा कर रही थी। तो वहीं यहाँ पर गुरूर भी अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के साथ बातें करने के बाद अब यहाँ पर सीधा ही किंग के पैलेस की तरफ जाने लगता है, ताकि वो स्वाति मल्होत्रा का संदेश उन तक पहुंचा दे। एक तरफ जहां पर ये सब हो रहा था, तो इधर दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली में मारवा हाउस के सीक्रेट लैब में यहाँ पर प्रोफेसर वांगापटू अब यहाँ पर कहते हैं, देखो अनिका मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेसर वांगापटू ने प्रीति को जॉन को इन दोनों को यहाँ से भेज दिया था और साथ के साथ अपने बेटे को भी, और बस वो यहाँ पर अनिका से बात करना चाहता था। जब यहाँ पर एनी यानी कि अनिका यहाँ पर रह गई, तो वो यहाँ पर कहता है, अभी मैं अभी यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। अगर राजेश्वर पीरामल को पता चल गया ना कि मैं यहाँ पर हूँ, तो वो एक बार फिर से मेरे साथ वही सब करेंगे जो उसने 8-9 साल पहले किया था। और उसकी सबसे बड़ी ताकत है वो हरी आंख वाली औरत, वो नेत्रा, क्योंकि कहा जाता है नेत्रा से ज़्यादा ताकत तो उसके बनाए हुए इल्यूजन में है। इसलिए मैं इस सब के बारे में तुम्हें अपडेट देना चाहता हूँ। या जैसे वांगापटू एनी को सब कुछ बता रहे थे, तो एनी भी बड़े ही ध्यान से उनकी बातों को सुन रही थी। अब उसकी बातों को सुनने के बाद एनी यानी कि अनिका कहती है, क्या आपको पता है कि उसके इल्यूजन के कोड को कैसे तोड़ा जा सकता है? क्योंकि जब आप यहाँ पर नेत्रा के इल्यूजन के बारे में जानते हैं, तो क्या आप उसके कोड के बारे में भी जानते हैं? इधर एनी यानी कि अनिका की इस बात को सुनकर अब प्रोफेसर वांगापटू कहते हैं, मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि उसके इस इल्यूजन को तोड़ने का कोड क्या है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि नेत्रा के इल्यूजन को खुद नेत्रा ही काट सकती है, उसके अलावा कोई और इस इल्यूजन को नहीं काट सकता है। इधर वांगापटू की इस बात पर अब एनी कहती है, राजेश्वर पीरामल कैसे दिखते हैं? मेरा मतलब है कि क्या आप मुझे उनका हुलिया बता सकते हैं कि वो दिखने में कैसे हैं, ताकि मुझे एक हिंट मिल जाए। इधर अनिका की इस बात पर अब प्रोफेसर वांगापटू कहते हैं, हाँ मैं बता सकता हूँ कि वो कैसे दिख सकते हैं। इस बात पर अब एनी कहती है, ठीक है फिर आप मुझे उसका हुलिया बताइए, मैं एक स्केच पेन और पेपर लेकर आती हूँ, ताकि जैसे जैसे आप मुझे उसका हुलिया बताएंगे वैसे वैसे मैं उसका एक स्केच तैयार कर सकूँ। और ये कहते हुए ही एनी अब उस रूम से बाहर निकल कर आ जाती है। तो वहीं प्रोफेसर वांगापटू अब उसके जाने के बाद कहते हैं, मैं उस रहस्यमय शिव मंदिर में चला जाता हूँ। उस रूम में बनी वो सीढ़ियाँ कहाँ जाती है ये तो किसी को भी पता नहीं है। बस वो चलती ही जाती है और उसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ जाने से पहले मैं एक बार अनिका को अलर्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसे सब कुछ अब बताना होगा। अब मैं अनिका से सब कुछ नहीं छुपा सकता। जहाँ एक तरफ प्रोफेसर वांगापटू अपनी ही सोच में थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर भीमेश्वरी गांव में यहाँ पर गुरुदेव के आश्रम में अभी भी अनिका रोहित को ही पुकार रही थी। तो वहीं रोहित बस वहाँ पर उस टेबल के पीछे छिपे अनिका को ही देख रहा था और वो यहाँ पर उस छिपकर अनिका को ही ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके सामने जो औरत खड़ी है वो क्या करना चाहती है। यहाँ अनिका ने जब देखा कि रोहित उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वो यहाँ पर सीधा ही हवा में फायर कर देती है, क्योंकि अनिका ने यहाँ पर रोहित को अंदर आते हुए देखा था। लेकिन अभी रोहित उसके सामने नहीं आ रहा था, इसलिए अब अनिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इधर जैसे ही यहाँ पर रोहित ने ऊपर देखा, तो वो अनिका की निशानीबाजी से काफ़ी ही इम्प्रेस होता है और अब वो यहाँ पर इस निशानीबाजी को देखकर अब वो अपने मन में ही कहता है, सच में इस औरत के बारे में तो मानना पड़ेगा। काफ़ी खूबसूरत है ये, और अपनी खूबसूरती के साथ साथ ये काफ़ी टैलेंटेड भी है। इम्प्रेसिव, सच में इस औरत का कोई जवाब नहीं।